मेरे चैनल पर सुनने वाले श्रोता और दर्शक सभी को मेरा सादर सप्रेम नमस्कार। क्रांतिकारियों की एक लंबी श्रृंखला और स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक लंबा संघर्ष। कल मैंने पंजाब की महानगरी अमृतसर जिले की पट्टी नाम के स्थान पर जिस बालक ने जन्म लिया 7 जनवरी 1883 को, शारीरिक दृष्टि से अति निर्बल, बहुत दुबला पतला, जिसके ऊपर भविष्यवाणियाँ होनी शुरू हो गई कि ये बचेगा कि नहीं बचेगा, परंतु उसी अस्वस्थ शरीर को लिए और उसी दुबले पुतले शरीर को लिए वो किन किन रास्तों से गुजरता हुआ, अपने लक्ष्य को सामने रखता हुआ, किस प्रकार से वो लाहौर में प्राइवेट जॉब में, डीएवी स्कूल में, और फिर वहाँ पर लाला हरदयाल उस समय के महान क्रांतिकारी के साथ संपर्क में आए। लेकिन देशभक्ति तो पहले से ही ठाठे मार रही थी, हिलोरे ले रही थी, दिल रूपी समुद्र में किसी और बात के लिए ही पैदा हुआ है। बहुत अधिक जीने की चाह ना रख करके कौन कितना जिया ये महत्वपूर्ण कहाँ है भाई, कौन कैसे जिया ये महत्वपूर्ण है। ये बात, ये संस्कार, ये कहीं पिछले जन्म की उसकी पुण्याई सोहनलाल पाठक के सामने हमेशा परछाई की तरह साथ चलती रही है। कल हमने छोड़ा था जिस फर्स्ट एपिसोड के अंदर, किस प्रकार से सोहनलाल पाठक एक जो अंग्रेजी फौज में भारतीय जमादार उनका पीछा कर रहा था और किस तरीके से वो पकड़ में आए और क्या हुआ। जब वो पकड़ लिए गए, बंदी बना लिए गए, तो उनके पास से 2 भरे हुए पिस्तौल और भी कुछ सामान मिला, जो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए, युद्ध के लिए वो पूरी तरह से तैयार रहता था। हमेशा ही, हर स्टेज के लिए, हर फेज के लिए, हर बात के लिए, हर स्थिति और हर परिस्थिति के लिए 24 घंटे तैयार। ऐसा सोहनलाल पाठक, अब उसको बंदी बना करके मांडले जेल भेज दिया गया। मांडले जेल अति भयानक भयंकर जेल। 14 दिसंबर 1915 को उसको जेल भेजा जाता है और दुनिया में कहीं नहीं ऐसा हुआ होगा कि 15 दिसंबर 1915 को एक ही दिन में उसको मृत्यु दंड भी सुना दिया गया हो। वैसे देखा जाए तो उसने कोई हिंसा अभी तक उस प्रकार की नहीं थी, अपने हाथ से किसी का मर्डर नहीं किया था, इसलिए उस पर धारा 121, 124 ए और 131 के आधार पर मुकदमा चलाया गया। लेकिन क्या मुकदमा और क्या धाराएं, आप 14 दिसंबर 1915 को आप मुकदमा दायर करते हो और 15 दिसंबर 1915 को मृत्यु दंड भी घोषित कर देते हो। निर्णय हो जाता है, सोहनलाल पाठक को मृत्यु दंड यानी फांसी मिलेगी। अब मुख्य आरोप क्या था इसके ऊपर? कोई मर्डर नहीं था इसके खाते में, किसी अंग्रेज को मारा नहीं था। यद्यपि ये अपनी तरह से तैयारी करता हुआ, कई लोगों को प्रेरित करता हुआ उस ओर बढ़ रहा था, परंतु इसने अपनी ओर से कोई एक मर्डर अभी तक इसके हाथ से नहीं हुआ था। अब मुख्य आरोप इसके ऊपर यह था कि आपने अंग्रेज सरकार के विरुद्ध युद्ध का बिगुल बजाया है। युद्ध कर रहे हो और करवा रहे हो, उसकी प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइज कर रहे हो, आप बहुत खतरनाक हो। ये कह करके अगले ही दिन 15 दिसंबर 1915 को मृत्यु दंड का निर्णय हो गया, घोषित कर दिया गया। जेल में थे और कमाल देखिए, एक दिन में मुकदमे का मृत्यु दंड और 15 दिन के अंदर आगे देखिए फांसी के तख्ते पर खड़ा भी कर दिया गया। इस बीच में गवर्नर
इसके पास आए और इसको कहने लगे भाई देखो, जो भी है, अंग्रेजों की एक अपनी नीति थी कि वो इस बात को फैलाएं कि उसने माफ़ी मांग ली और बाकी लोग भी डर के रहो, बच के रहो, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, मृत्यु दंड देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो तो एक टेरर क्रिएट करना 1857 की क्रांति के बाद वो उसी राह पर चले हुए थे। वो अपना काम कर रहे थे और क्रांतिकारी अपना काम कर रहे थे। देश विदेश में जा करके भारतीयों को प्रेरित करने का काम, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए हर प्रकार से तैयार करने का काम, शस्त्र से, धन से, बल से, संगठन से, हर प्रकार के स्रोत से अंग्रेजों के सामने एक चुनौती पेश करना, ये काम चला हुआ था। अब गवर्नर जी आए और कहने लगे, श्रीमान जी आप माफ़ी मांग लो, हम आपका ये मृत्युदंड की क्षमा कर देंगे, मृत्युदंड नहीं होगा आपको बिल्कुल नहीं रखेंगे हम यहाँ, कोई और दंड भी नहीं देंगे, आपको मुक्त कर देंगे। इस पर ये मुस्कुराया सोनलाल पाठक और इसने कहा, भाई मान लिया, आप अगर एक शर्त पर, इस शर्त पर मुझे ये मुक्त करो, इस शर्त पर कि मैं जहां जाना चाहूंगा वहां जाऊंगा, आप मेरा पीछा नहीं करोगे। अगर तो इस शर्त पर आप मुझे मुक्त करते हो तो मुझे आपका प्रपोजल स्वीकार है, परंतु आप यहाँ से निकाल के मेरा पीछा करोगे तो फिर मेरा जीना नहीं जीना कोई मतलब नहीं रखता। फिर मेरा बलिदान ज़्यादा मैसेज देगा, संदेश देगा लोगों को, उसकी गूंज ज़्यादा होगी मेरे छिप छिप के काम करने से। गवर्नर ने कहा, भाई ये काम तो नहीं हम कर सकते कि आपका पीछा ही ना करें, आप पर नज़र ही ना रखें, आप तो बहुत खतरनाक हो, ये प्रपोजल तो हमें स्वीकार नहीं है। तो फिर क्या बोला सोनलाल पाठक, अरे फिर देरी क्यों कर रहे हो, आप अपने कर्तव्य का पालन करो, मुझे फांसी पर लटकाने का, और मुझे अपने कर्तव्य का पालन करने दो, बलिदान होने का, कुर्बान होने का, शहीद होने का। मैं इसी के लिए बना हूं। और माफी किसको मांगनी चाहिए? अंग्रेज सरकार को। माफी मांगने का काम अंग्रेज सरकार को करना चाहिए, जो अन्याय कर रही है, भेदभाव कर रही है, शोषण कर रही है, अत्याचार कर रही है, निहत्थे लोगों पर वार कर रही है, उनको मार रही है। इस प्रकार का डर, भय का आतंक फैलाने वाली अंग्रेज सरकार को माफी मांगनी चाहिए। तुम यहां पर काबिज हुए हो, हमको गुलाम बनाए हुए हो, तुम्हें यहां कोई अधिकार नहीं रहने का। भारत हमारा है और हम भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जी जान से कोशिश करेंगे। तुम अपना काम करो, हमें अपना करने दो। फिर अब उसी समय इसी प्रसंग पर जब इनको पकड़ा गया था, 4 और लोग भी पकड़े गए थे जो इनके साथ लगे हुए थे। उनमें से 3 को तो माफी दे दी गई थी। अब ये हर तरह का मैसेज था, और सोनलाल पाठक के लिए भी माफी हम तुम्हें भी दे सकते हैं। चौथा जो शिखाराम था, उसको काले पानी की सजा हो गई थी। काले पानी की सजा, यहाँ क्रांतिकारियों के सम्राट वीर सावरकर रहे, और भी बहुत अनेक लोग, और वो कितनी भयंकर जेलें थी और क्या था वो सुनते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैंने वीर सावरकर के भी 4-5 एपिसोड दिए हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के भी 5 एपिसोड दिए हैं, उनके मैं 10-10, 15-15 एपिसोड देने वाला हूँ, जिन्होंने वास्तव में यानी स्वतंत्रता पाने के लिए पहली चोट करने वाला, आगे का समय भी ले, 1857 का भी ले तो वीर मंगल पांडे, आखिरी चोट करने वाला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और इस बीच में 90 साल के अंदर भी हजारों लोग, लाखों लोग अंग्रेजों के द्वारा या मार दिए गए या हजारों लोग संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। किसी को इतिहास में स्थान नहीं मिला। और बताया गया आज़ादी हमें 2 लोगों ने दी है, गांधी ने और नेहरू ने लेके दी है। इन दोनों के बारे में मैं समय समय पर आपसे बात करता रहता हूँ। गांधी उनको सूट करता था, और नेहरू और उसके फादर मोतीलाल नेहरू भी एक स्पॉन्सर्ड लीडर थे। और भी उस समय स्वतंत्रता संग्राम के अंदर कुछ भेदिए घुसाए होते हैं
जो अंग्रेज़ों को समय समय पर सूचनाएं दें, और यहाँ बन रहा जो अंदर लावा है, जो विस्फोट की तैयारी हो रही है, वो ना हो जैसे 1857 में हुई। चलिए, जब वो एपिसोड आएंगे तो उनकी हम बात करेंगे। लेकिन इस प्रकार का इसने कहा कि तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो, और माफ़ी मांगने का काम अगर करना है तो तुम करो। फांसी का दिन निश्चित हो जाता है 1 जनवरी 1916, यानी 15 दिन के बाद। 14 दिसंबर को जेल में केस, धाराएं जो लगी मैंने बताई, हिंसा कोई की नहीं थी, मर्डर को किया नहीं था, फांसी कायदे से हो नहीं सकती थी, एक वो अन्याय हो रहा था, और 15 ही दिन के अंदर फांसी के ऊपर लटकाने का काम। 1 जनवरी 1916 को फांसी वाले दिन फिर से उस गवर्नर ने सोहनलाल पाठक को दुबला पतला, निर्बल शरीर, दुर्बल शरीर देख के हैरानगी होती थी कि इसको खतरनाक कह रहे हैं, क्या मजाक कर रहे हैं, लेकिन सचमुच में वो अंग्रेज़ों के लिए खतरनाक ही था। निर्भर ये नहीं करता कि आपका शरीर कैसा है, निर्भर ये करता है कि आपका मन और बुद्धि कैसी है, आपकी इच्छा और आपका संकल्प कैसा है, आपका लक्ष्य कैसा है। सोहनलाल पाठक का मन, बुद्धि, लक्ष्य सब पवित्र थे, और भारत के उस ज्ञान से परिपूर्ण थे कि हिंदू मरता कहाँ है, जाऊंगा फिर से आऊँगा, और आकर के फिर भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए लग जाऊंगा, भारत माँ की स्वतंत्रता की बेड़ियाँ काटने के लिए हर संभव, हर जन्म में कोशिश करूंगा। ऐसा दृढ़ संकल्प लिए हुए फांसी का फंदा सामने खड़ा है, और गवर्नर जी फिर आते हैं और इसके कान में बोलते हैं, क्यों भाई, मैं अभी भी तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, माफ़ी मांग लो, बस इतना ही कहना है, माफ़ी मांगनी है। मैं अभी भी तुम्हें, जो कुछ देर के बाद, कुछ मिनटों के बाद तुम्हें फांसी होने वाली है, और बस इतना ही, तुम्हें माफ़ी मांगने में अभी भी तुम्हें इस दंड से मुक्त कर सकता हूँ। लेकिन उसने फिर यही कहा कि अब जितनी देर आप करोगे उतना ही मेरे समय का नुकसान करोगे, अपने समय का नुकसान करोगे। मैं तैयार हूँ अब फांसी के लिए, ये अब पासे फेंकना बंद कर दो। उन्हें फांसी के तख्ते के सामने खड़ा कर दिया गया। भारत माँ का ये लाल सोहनलाल पाठक भारत माँ की जय का जयकार करते हुए, ऊंचे स्वर में वंदे मातरम बोलते हुए 1 जनवरी 1916 को ये महान क्रांतिकारी बलिदान हो गया, शहीद हो गया। चेहरे पर असीम प्रसन्नता लिए हुए, चेहरा खिला हुआ, सारे देशवासियों के लिए, वो देशवासी भी, वो भारतीय लोग भी जो विदेशों में थे, उनके लिए एक प्रेरणा का संदेश देता हुआ कि मैं तो जा रहा हूँ, लेकिन भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए हर भारतीय को संघर्ष करना चाहिए। सोहनलाल पाठक महान क्रांतिकारी अपनी छोटी आयु में 7 जनवरी 1883 में श्रीमान जी बहुत छोटा सा दुबला सा शरीर, निर्बल सा शरीर लेकर के आते हैं, और लगभग अस्वस्थ भी चले हुए हैं बचपन से, लेकिन कोई बाधा नहीं बनी लक्ष्य और इनके बीच में। भारत माँ को मुझे स्वतंत्र कराना है, ऐसा सुंदर लक्ष्य लेकर के अपने सुंदर कर्मों के द्वारा आखिरी श्वास भी देखिए 1883 7 जनवरी और 15 जनवरी को उस फांसी का दंड घोषित होता है, और 1 जनवरी 1916 को दंड घोषित होने के 15 दिन के बाद ये नौजवान, ये अल्पायु का महान क्रांतिकारी हम सबके बीच में से चला जाता है, हमेशा की नींद सो जाता है फांसी के तख्ते के ऊपर झूल कर, और वहाँ पर अपना बलिदान दे देता है, शहीद हो जाता है। अब प्रश्न इतना ही है, इतनी लंबी श्रृंखला जो मैं आपके सामने ला रहा हूँ,
किसने नाम सुना भाई सोनलाल पाठक का? मैं भी कुछ नहीं जानता था जब तक मैंने ये संकल्प नहीं लिया कि मैं ढूंढ ढूंढ के खोज खोज के लाऊंगा। अभी भी ऐसे खजाने बहुत होंगे। मैं जितना कर पाऊंगा मैं करूंगा। हो सकता है मेरे से थोड़ा सा मुझे देखकर और इस काम को अधूरा समझकर कुछ और लोग और लगेंगे और बहुत इस खजाने को ढूंढ ढूंढ के लाएंगे। मैं तो राजा दाहिर से लेकर सुभाष चंद्र बोस तक 800,000 वर्षों के संघर्ष के इतिहास को, गुलामी के इतिहास को, सारे के सारे इतिहास को और इसके अंदर काम आने वाले वो अनगिनत अज्ञात मौन तपस्वी, क्रांतिकारी, नीम के पत्थर, आखिरी श्वास तक वो जीवन थोड़ा था, लंबा था, बड़ा था। मैंने सब तरह के चरित्र आपके सामने रखे हैं। 16 साल की आयु में, 17 साल की आयु में जाने वाले खुदीराम बोस से लेकर के अमर सिंह राणा 80 साल का वो बूढ़ा युवा क्रांतिकारी जो आखिर तक लड़ा। मैंने सब तरह के आपके सामने वो चरित्र ला रहा हूँ, आगे भी लाऊंगा। अभी वीरमंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, अभी इस बिगुल के अंदर बिगुल, पहला बिगुल बजाने वाला वीरमंगल पांडे और आखिरी चोट करने वाला सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और 47 से पहले 43 में अंडमान में तिरंगा लहराकर आजाद भारत सरकार की घोषणा करने वाला और 12 देशों से मान्यता प्राप्त करने वाला। और इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी जो स्पॉन्सर लीडर को जिनको हाथ में दी जा रही थी, वो सौदा कर रहे थे ब्रिटिशर्स के साथ। ब्रिटिशर्स के साथ सौदा कर रहे थे। क्या सौदा कर रहे थे? क्या सौदा कर रहे थे कि सुभाष जब भी मिलेगा, जिंदा या मुर्दा, हम आपको सौंप देंगे। इन काले अंग्रेजों ने स्वतंत्रता से पहले भी, उस समय भी, ये अंग्रेज सरकार के द्वारा बनाई हुई कांग्रेस ने जितना नुकसान इस देश को पहुंचाया है, देश की संस्कृति सभ्यता को जिस तरीके से विदेशी नहीं कुचल सके, जो इन काले अंग्रेजों ने आज़ादी के टाइम भी कई तरह के नारे दे करके और कई तरह के अपने एक्शन के द्वारा और कई अपीजमेंट की थ्योरी इनकी तभी से चल रही है, तब से अभी तक भारत को कटवाते भी चले गए, अपमानित भी करवाते चले गए और अपने शहीदों का सौदा भी करते चले गए। आज भी वो मिट रही कांग्रेस, खत्म हो रही कांग्रेस, हिंदुस्तान के नक्शे से लुप्त हो रही कांग्रेस, इसको बहुत पहले लुप्त हो जाना चाहिए था। परंतु कांग्रेस ही नहीं, ये पिटे हुए लीडर्स ही नहीं, ये दिशाहीन लीडर ही नहीं, इनको भारतीय संस्कृति सभ्यता से लेना देना नहीं है। केवल कांग्रेस ही नहीं, वो कम्युनिस्ट, वो वामपंथी जिन्होंने इतिहास को विकृत किया और हमारे इन शूरवीरों को, क्रांतिकारियों को वास्तव रियल सेंस में जिन्होंने कुर्बानियां दी और आज़ादी प्राप्त करने के लिए अपना न्यौछावर कर दिया अपने आप को, उनका नाम कहीं इतिहास में आने नहीं दिया गया। मेरी कोशिश है कि उन सारे लोगों को मैं आपके सामने ला सकूं। अगर मेरा ये प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत।